नमस्कार मित्रों, एक बार फिर ज्वलंत मुद्दा भागवत का बयान और उस पर होता घमासान। अभी थोड़ी देर पहले 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही हैं। ये भी बताया था कि किसी एक राजनेता ने एक टिप्पणी कर दी है और उस पार्टी के सदस्य हमारे परम पूजनीय ग्रंथ का अपमान करने पर उतारू हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, बवाल करना चाहते हैं। इसी तरीके से भी 2 दिन पहले हमारे संघ के संचालक भागवत जी ने एक बयान दिया है और अब गीता पर प्रश्न चिन्ह उड़ गया है। भागवत जी का एक बयान है, मर्म नहीं समझना चाहते हैं, मर्म नहीं समझना चाहते हैं, मीनिंग नहीं समझना चाहते हैं, भावार्थ नहीं समझना चाहते हैं, बस शुरू हो जाएंगे। विरोध, अंध विरोध है सनातन धर्म का, अंध विरोध है व्यवस्था का। किसी भी चीज को लेकर के विरोध कर देना है जिससे कि न्यूज़पेपर के मुखपृष्ठ पर आ सकें। छपास है, बस छपने की आस को हम कहते हैं छपास। इस समय जितने भी विरोध करने वाले हैं सबको छपास है, और छपास के चलते क्या है भागवत जी का बयान, क्या है उसकी तार्किकता, इसी पर बड़ी चर्चा करने आए हैं। यदि आप अंत तक जहाँ बने रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि व्यवस्था, सिस्टम गलत है, भागवत जी गलत नहीं है। भागवत जी ने सिर्फ गलत सिस्टम की एक कमी का उल्लेख किया है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भारतीय जाति व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत भ्रम है जाति को लेकर के। आइए शुरू करते हैं। बयान क्या है? जाति पर बड़ा बयान भागवत जी ने यही दिया हुआ है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई है। जाति भगवान ने नहीं बनाई है। बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ से हुआ है, शूद्र का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ से हुआ है, और आखिर में वैश्यों का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ से हुआ है। शरीर के ऊपरी हिस्से से नीचे वाले अंगों तक चूंकि जन्म लिया है तो हम लोग ये मानते हैं, लेकिन हकीकत में कंसेप्ट पूरी तरीके से अलग है। भागवत जी ने अपने बयान के साथ एक लाइन और जोड़ी है जो हम सबको स्वीकारनी चाहिए, स्वीकारेंगे तभी सारा हिंदू एक होगा, अन्यथा जातियों में बटा रहेगा, जातिगत भेद रहेंगे, जातिगत विद्वेष होंगे, जातिगत लड़ाइयाँ होंगी। इसलिए इसको समझिए, शास्त्रों के अनुसार कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। ये भ्रम दूर होना चाहिए और विश्वास मानिए। शुरू करते हैं कायदे से कि जाति क्या चीज़ है, और इसे अगर किसी ने बनाया है, समाज ने बनाया, मैं ब्राह्मण वर्ग को नहीं बोल रहा हूँ, समाज ने बनाया, लेकिन समाज ने स्वरूप चेंज कर दिया है। इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। युद्ध स्थल पर युद्ध करने से मना करने पर अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान दिया था हमारे भगवान श्री कृष्ण। गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक को लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि हमने जातियां बनाई हैं। श्लोक क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। इसका मतलब भावार्थ भी मैं बुक से ही लेकर के आया हूँ, उठा करके। आप अगर अपने यहाँ की गीता को देखेंगे तो यही श्लोक है और यही भावार्थ। क्या लिखा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। इसमें 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वर्णों का समूह, वर्ण यूज किया है, जाति नहीं यूज किया है। वर्ण प्रयोग किया गया है, जाति नहीं किया गया है। फिर आगे देखिए, गुण और कर्मों के, व्यक्ति का गुण क्या है
और व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, व्यक्ति किन किन चीज़ों से प्रेरित हो रहा है और किन किन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, अपने आप को किस कर्म में लगा रखा है। आइए पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारे में बात की है वो वर्ण व्यवस्था है, जो आज की कास्ट व्यवस्था से पूर्णतः भिन्न है। अगर आप वर्ण व्यवस्था को समझेंगे नहीं तो फिर कास्ट सिस्टम को समझने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य बनाए हैं, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कर्मों पर और गुणों पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। कर्मों और गुणों पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। उन्हें जात व्यवस्था नहीं बोली है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बोली है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो सबसे ऊपर है वो ब्राह्मण है, उसके बाद राजा है, उसके बाद व्यापारी है, उसके बाद सैनिक है। सैनिकों को आप क्षत्रियों में डाल भी सकते हैं क्योंकि वो उसके हिस्सा आते हैं। इसके बाद सेवादार हैं, जो काम करेंगे इन तीनों का। सेवादार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था बना दी गई है। ये वर्ण सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देते हैं। कौन बनेगा ब्राह्मण, किसको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाएगा? ब्राह्मण का दर्जा उसको दिया जाएगा जो थिंकर है, जो फिलोसोफर है, जो टीचर है, जो धर्म पढ़ा रहा है, जो ग्रंथ पढ़ा रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो शिक्षक है। वो किस वर्ण में आ रहा है? ब्राह्मण वर्ण में आ रहा है। इसके गुण भी हैं, सात्विकता है, स्नेह है, प्रेम है, त्याग है, ये गुण भी हैं। जिनमें ये गुण हैं वो ब्राह्मण है। दूसरा, क्षत्रिय, लीडर्स, शासक, प्रशासक, सैनिक, योद्धा, और इनमें गुण क्या है? साहस, शौर्य, दूसरे समाज को बचाने की इच्छा, प्रबल शक्ति, समाज की रक्षा करने की प्रबल शक्ति। अपने बारे में नहीं सोचते हैं, जिस समाज के अंग हैं हम, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और साथ में अगर लड़ाई लड़ लेते हैं, कुशल योद्धा हैं, तो फिर वो कौन से बन जाते हैं? क्षत्रिय। इसके बाद वैश्य कौन है? प्रॉफिट माइंडेड, व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे, साफ रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, कहीं से भी लाभ आ जाए। व्यापार जो कर रहा है, कृषि का व्यापार कर रहा है, कृषि उत्पादों का व्यापार कर रहा है, लोहा का व्यापार कर रहा है, फैक्ट्री लगा रखी है, मल्टीनेशनल कंपनी लगा रखी है, ट्रांसनेशनल कंपनी लगा रखी है, सारे के सारे वैश्य कैटेगरी में आएंगे। ये व्यापारी है, ये वैश्य। और शूद्र, वर्कर्स, अच्छा वर्क करने वाला, खराब वर्क करने वाला, यही आते हैं शूद्रों में। ये कौन सी थी? वर्ण व्यवस्था। जो जो काम करेगा उसके आधार पर पहचाना जाएगा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो कोई काम नहीं कर रहा, या जो कार्य कर रहा है उसके आधार पर उसकी पहचान होगी। ब्राह्मण कौन है? रेस्पेक्टेड थे, विजडम थी इनके पास, गिफ्टेड विद कमांडेंट्स, ये आदेश देते थे, ये व्यवस्था थी। सारे ऑल वर्नाज ऑफ सोसाइटी, ये समाज के बाकी सारे वर्णों को कमांड देते थे, तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना। ये क्यों? क्योंकि यही शिक्षक हैं, यही ज्ञानी हैं, यही समाज के मार्गदर्शक हैं, यही समाज की भविष्य की दिशा को तय करने वाले हैं। क्षत्रिय, वॉरियर्स, क्लैन, मोनार्क, टेरिटोरियल रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सारे के सारे क्षत्रिय हैं। प्रशासक हो गए, शासक हो गए, योद्धा हो गए। वैश्य, एग्रीकल्चर, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, वो सारे लोग बाग जो किसी ना किसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, वो वैश्य। और आखिर में शूद्रास, लास्ट कैटेगरी वर्णा की कैटेगरी आती है, जिसमें शूद्र होता है, ये बैकबोन है फ्लोरिशिंग ऑफ इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहे होंगे। ओबीडियंट परफॉर्मेंस, ओबीडियंट परफॉर्मेंस। वर्णा सिस्टम के अंतर्गत कहा यह जा रहा है कि जो व्यक्ति जो कर्म करेगा, कर्मों और गुणों के आधार पर यह तय होगा कि फलाना ब्राह्मण होगा कि नहीं होगा, जन्म के आधार पर नहीं। वर्णा सिस्टम वॉज नॉट क्लोज्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे समझिए, आज का क्लास सिस्टम है, हम जन्म गरीब घर में ले सकते हैं, लेकिन अपने प्रयासों से अपने आर्थिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। क्लास सिस्टम यूरोप की कंसेप्ट है, अमेरिका की कंसेप्ट है, वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं चलता है। वहाँ पर व्यक्ति, सोसाइटी का स्ट्रैटिफिकेशन, समाज का वर्गीकरण क्लास के आधार पर आता है। लोअर क्लास है, लोअर इनकम, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है, एलिट क्लास है, रिच क्लास है। वर्णा सिस्टम की भी यही व्यवस्था थी। आप जन्म कहीं पर भी लें, आप ब्राह्मण में जन्म ले रहे हैं, आप क्षत्रिय में ले रहे हैं, शूद्र में ले रहे हैं, वैश्य में ले रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अपने कर्मों पर अपने भविष्य को तय करेंगे। आप ऊपर के क्लास में जा सकते हैं। हायरार्की तब भी थी, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, वैश्य तीसरे नंबर पर, शूद्र चौथे नंबर पर। लेकिन आपने जन्म कहीं पर भी लिया है, जन्म लेने के बाद आप अपने प्रयासों से
अपने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अपने कर्म को तय करते हैं, और जैसे ही आप अपने आप कर्म को तय कर लेते हैं आपका क्लास चेंज हो सकता है। आप एक व्यापारी के घर में जन्म लें, लेकिन अगर आप योद्धा बन जाते हैं तो फिर आप क्षत्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज इंडियन आर्मी के जितने भी मेजर कर्नल कमांडर्स आते हैं वो सब कास्ट से आ रहे हैं, लेकिन अपने गुणों के आधार पर, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर वो सेना में आते हैं, तो स्वभाव से वो क्षत्रिय हैं। वर्णा सिस्टम के अंतर्गत उनको क्षत्रिय कर दिया जाता, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी, किसी भी कास्ट से आ रहे थे। क्लासिफिकेशन वॉज पॉसिबल। क्या कहता है? इट अलाउड द सोशल मोबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तुम नीचे वाले क्लास से ऊपर वाले क्लास में आ सकते हो। जब भी आप नीचे से ऊपर आना चाहते हैं अपने प्रयासों से सिद्ध कीजिए और आप ऊपर आ जाइए। इसके बाद इंडिविजुअल्स वर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। ये मैं पीछे भी बात बोल चुका हूं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन। कर क्या रहे हो भाई? तुम जो करोगे उसके आधार पर हम तय करेंगे कि तुम ब्राह्मण हो कि कौन हो। ईच वर्ना हैज टू फॉलो इट्स ऑब्लिगेशन एंड एडहियर टू द वर्ना नॉर्म्स। अब आप अगर कर्मों से क्षत्रिय हो गए तो आपको क्षत्रिय के रूप में कार्य करना पड़ेगा। इसी युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है समाज को रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। तुम्हें अपने व्यक्तिगत रिश्ते, अपने नातेदार, रिश्तेदारों की ओर नहीं देखना है। यदि ये पाप के साथ खड़े हैं और तुम्हें धर्म की रक्षा करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है तो तुम इनसे युद्ध करो। और आखिर में अर्जुन को वो गुण स्वीकारना पड़ा। बहुत देर तक वो रोकते रहे थे कि हम अपनों पर कैसे मानेंगे। वो अपना वो भूल चुके थे नॉर्म क्या है। क्षत्रिय का नॉर्म है समाज की सुरक्षा के लिए पापी का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, ये नॉर्म है। लड़ो जा करके। और आखिर में उन्होंने जागृत कर भी दिया। बाकी क्या हुआ ये कहानी तो या तो फिर कभी बताएंगे या फिर आपको ऑलरेडी पता है। कास्ट सिस्टम के साथ दिक्कत क्या है? इसके साथ एक वर्ड लगा, दैट इज रिजिड, दृढ़। मोबिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जहां पैदा हुए अब तुम जिंदगी भर वही रहोगे। कास्ट सिस्टम डेवलप्ड ऑन रिजिड लाइंस। मॉडर्न पीरियड के आसपास वर्णा सिस्टम कास्ट सिस्टम में चेंज होना शुरू हो गया था। सोसाइटी में कुछ ऐसे चेंजेस आए, अभी इलस्ट्रेट करेंगे क्या चेंजेस आए। सोसाइटी में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके जरिए हम लोगों को लगा कि ये रिजिड होने लगा है। ह्वेनसांग आया था 630 एडी में और उसकी बुक्स में बाकायदा लिखा हुआ है। अच्छा खासा हिस्टोरियन है, काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरियन है और उसकी बुक्स को हम लोग फॉलो करते हैं। इंडियन नहीं है, बाहर से आया था। उसने लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं कंट्री को, और पर्सन्स फॉलोइंग अनक्लीन ऑक्यूपेशंस लाइक बचर्स, गंदा काम करने वाले, मैला ढोने वाले, जानवरों को काटने वाले, ये सारे सारे समाज के बाहर रहते थे। लिव आउटसाइड द सिटी। यहाँ शुरू हो रही छुआछूत, यहाँ शुरू हो रही दलित व्यवस्था, यहाँ शुरू हो रहा है अनटचेबिलिटी। हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं, तुम निम्न कुल में पैदा हुए हो। अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असली आनी शुरू हुई इंडोगैमी में। शादी में जब आप अपने पुत्र के लिए पुत्री समान जाति में ढूंढ रहे हैं, समान जाति में ही करनी है, तो उसे एंडोगैमी करना शुरू करना है। अगर आप अपनी जाति से बाहर, जैसे आजकल होता है, किसी से भी शादी कर लो, आजकल तो व्यवस्था बिल्कुल बदल रही है, ये एक्सोगैमी है। आजकल तो हिंदू मुस्लिम से कर लेता है, मुस्लिम हिंदू से भी कर लेता है, ये ज़्यादा एक्सोगैमी है, ये क्लान एक्सोगैमी है। इंडोगैमी का मतलब क्या है? हम शादी करेंगे अपनी ही जाति में। क्लियर? अब समझिए, वर्णा सिस्टम है। एक प्रोफेशन से ब्राह्मण है, अपने लड़के के लिए वधू ढूंढ रहा है, तो अब वो नीचे के स्टार्टअप में ऑप्शन ही नहीं खोल रहा है। वो किस में कर रहा है? ब्राह्मण में कर रहा है, क्षत्रिय में कर रहा है, वैश्य में कर रहा है, शूद्र के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हायरार्की जो है तो दिमाग में बस गई है। पहले ये हायरार्की दिमाग में नहीं बसी थी। मैं 1-2 एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ। निषाद राज को भगवान राम ने अपना भाई बताया था और एक आसन में रामचंद्र जी और गुरु के सामने निषाद राज साथ में बैठे थे। छुआछूत थी क्या? माता सबरी को ही ले लीजिए, आदिवासी थी, दलित थी। माता सबरी के जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। छुआछूत थी क्या? इंडोगैमी ने सारे खेल बिगाड़ दिया। ब्राह्मण रिजर्व हो गए। अब ब्राह्मण जब रिजर्व हो गए तो फिर ब्राह्मण ही ब्राह्मण के साथ शादी होगी, पुत्र जन्म लेगा, वो भी ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण अपने ही पुत्र को पढ़ाएगा।
तो वो हमेशा ब्राह्मण ही रहेगा। इसी तरीके से छत्री से शादी कर रहा है, पुत्र जो हुआ उसको युद्ध की ट्रेनिंग उसी ने दी, आखिर में छत्री रहा। ये व्यवस्था जब काफ़ी लंबे समय तक चल गई, द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तुम निम्न कार्य करते हो तो तुम शूद्र हो गए, चाहो छुआछूत शुरू हो गया, समाज के बाहर रखना शुरू कर दिया। यहाँ पर अत्याचार भी शुरू हो गया। अब ये भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था नहीं बनाई थी क्या कि तुम ब्राह्मण जन्म से होगे, वहाँ पे क्या फिलॉसफी थी, तुम ब्राह्मण या क्षत्रिय कर्म से होगे। और आज की व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, तुम जन्म लेने के 9 महीने पहले तय हो गया है कि तुम ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि शूद्र हो कि वैश्य हो। जिस दिन बच्चा माँ के पेट में गर्भ में आता है उस दिन ये तय हो जाता है कि वो क्या होगा। यहाँ गड़बड़ है। अब वो जन्म लेने के बाद उसके अंदर क्या गुण हैं और वो कौन से कर्म अपना रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार आपका सरनेम लगा हुआ है, जो सरनेम लगा है जिंदगी भर आप वही रहेंगे। आप अपने प्रोफेशन को कितना उठा लें, कितना गिरा लें, चरित्र कितना हनन हो जाए, चाहे चरित्र कितना उठा लीजिए, आप अपनी कास्ट से बाहर नहीं आ सकते। क्लोज कर दिया सिस्टम। वर्णा सिस्टम वॉज कास्ट सिस्टम। आप ऊपर जा सकते थे, आप नीचे आ सकते थे। कास्ट सिस्टम के साथ ये व्यवस्था नहीं है, रिजिड हो गया। आप कितना भी अच्छा करें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने साल से संविधान के निर्माता, बेहद विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, और सबके बावजूद भी आखिर में उनकी कैटेगरी और कास्ट के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, वो कास्ट नहीं छोड़ सकते हैं, कास्ट सिस्टम। श्रीनिवास भारत का बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट है, उसने समाज विज्ञान को बहुत पढ़ा है, बहुत भारतीय समाज को बहुत बुक्स लिखी हुई है। श्रीनिवासन इंडियाज़ ग्रेटेस्ट सोशियोलॉजिस्ट, और उसका वक्तव्य है जो कभी नहीं जाती वो है जाती। जो कभी नहीं जाती, जो दिमाग से कभी नहीं जाती है वही जाती है, ये बसी रहेगी दिमाग में। कॉन्स्टिट्यूशन लग गया, ऑल आर इक्वल, लॉ के हिसाब से ऑल आर इक्वल, लेकिन दिमाग का क्या करें जिसमें जाति भरी। आइए एक नज़र में समझते हैं वर्णा और कास्ट सिस्टम में क्या अंतर है। जो भी तक बताया उसको समअप करना। वर्ण का मतलब है कलर या ऑक्यूपेशन, कास्ट का मतलब है बर्थ, बिल्कुल बदल दिया है। वर्णा सिस्टम 4 ही थे, जातियां 18 हैं, और कास्ट के बाद सब कास्ट है। हम कौन है, कास्ट। कास्ट के बाद कौन है, श्रीवास्तव। श्रीवास्तव के साथ और कौन होता है, सक्सेना होता है, माथुर होता है, भटनागर होता है, पता नहीं कितने लगे पड़े हैं। वहाँ सिर्फ 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर कितनी कास्ट है कोई बता नहीं सकता है। देन इट्स एन ऑल इंडिया फिनोमिना, पूरा भारत 4 वर्गों में बटा था, वही 4। और यहाँ पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर, रीजनल बेसिस पर वेरिएशन है। यूपी की जातियाँ अलग हैं, बिहार की जातियाँ अलग हैं, महाराष्ट्र की जातियाँ अलग हैं, तमिलनाडु की जातियाँ अलग हैं, पंजाब की जातियाँ अलग हैं। सब ने धीरे धीरे सीखते गए और अपने हिसाब से दिमाग लगा लिया और जातियाँ उन्होंने बना ली। यहाँ सिर्फ 4 थे और यहाँ पर न जाने कितनी हैं, हर प्रदेश की अलग अलग हैं। हम बड़े आराम से कहते हैं भैया सिन्हा श्रीवास्तव होते हैं बिहार के, ये क्या मतलब है यार, श्रीवास्तव अलग है, सिन्हा अलग है, लेकिन कहते यही है। बिहार का सिन्हा श्रीवास्तव होता है, रीजनल बेसिस पर वेरिएशन आ गया है। मोबिलिटी पैटर्न वॉज रिलेटिवली फ्लैक्सिबल। वर्णा सिस्टम में आप नीचे से ऊपर जा सकते थे। कौरव पांडव खड़े हुए थे, नए युवराज ट्रेनिंग लेकर के, एजुकेशन लेकर के आए थे। आज उनकी युद्ध की प्रतियोगिता होनी थी। आखिर में द्रोणाचार्य ने कह दिया कि अर्जुन सबसे अच्छा तीरंदाज है। बगल में आगे कर्ण खड़े हो गए, भाई साहब हमसे कंपटीशन कराइए। उन्होंने, द्रोणाचार्य ने परिचय पूछा, तुम कौन? बोले सूद पुत्र कर्ण। शूद्र पुत्र कर्ण, डिस्क्वालीफाई होगा तुमको नहीं दिया जाएगा, तुम शूद्र हो, क्षत्रियों के बीच में कम्पीट नहीं कर सकते। दुर्योधन खड़े हुए, रुकिए भैया, हमारा राज्य हमने इसको दिया, अब ये हो गया राजा, क्षत्रिय, कंपटीशन कराइए। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को इनविटेशन गया था। ये बात की बात है, द्रौपदी ने मना कर दिया था कि सूत पुत्र से हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन इनविटेशन गया था, यानी समाज उसे क्षत्रिय मानता था। मोबिलिटी इज पॉसिबल, आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। शूद्र से वैश्य को भी फांदा और क्षत्रिय बन गए और सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, मोबिलिटी वॉज देयर। और यहाँ पर है, इट इज़ ए क्लोज टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तुम जहाँ पैदा हो गए बेटा, आप तुम वहीं मरोगे, कोई चांस नहीं तुम्हारा ऊपर उठने या नीचे गिरने का। वर्णा सिस्टम इज फ्री फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज़। कोई ऐसी डिसेबिलिटी नहीं है, समाज आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा। आज से 50 साल पहले गांव में मजाल है कि शूद्र जो है वो मेन सड़क पे चले, अलग से एक डंडी उपडंडी होती थी जिस पे चलता था। महिलाएं जो हैं वो साड़ी में फॉल नहीं लगाती थी, देख के समझ में आ जाए ये शूद्र है। शूद्र है तो चुटिया नहीं रख सकता था, जनेऊ नहीं पहन सकता था। हकीकत में कुछ जगह तो ऐसी थी जहाँ की शूद्र पुरुषों को हर हालत में ऊपरी तन को बिना कपड़े के ही रखना पड़ता था। ये सब क्या है भाई साहब?
इम्पोजेज मैनी रिस्ट्रिक्शन, ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन है जिसमें अनटचेबिलिटी सबसे बड़ा पाप था जो कि ख़त्म कर दिया गया है। वर्णा क्लास कोरिलेशन इज मोस्टली पॉजिटिव। वर्णा जो सिस्टम था वो क्लास सिस्टम था, आप नीचे हैं आप ऊपर जा सकते हैं। कास्ट क्लास कोरिलेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, कास्ट में आप ऊपर नहीं जा सकते, आप अपना इकोनॉमिक स्टेटस कितना भी इंप्रूव कर सकते हैं। MBA चाय वाला जरा सा लड़का धीरे से MBA किया, आज एंटरप्रेन्योर बना पड़ा है, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया। 5 लाख रुपए से धंधा शुरू करने वाले अडानी पूरी ग्लोब को हिलाए पड़े हुए। आप कहीं भी जा सकते हैं, इकोनॉमी में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जाति से बाहर नहीं जा सकते, आप अपनी जाति से बाहर नहीं जा सकते। आखिर में अगर अतीत में ये सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं थी, वर्णा सिस्टम नहीं था, तो भाई साहब मतंग ऋषि जिस माता ऋषि के थे, महर्षि का दर्जा प्राप्त था, ब्राह्मण थे, दलित में पैदा हुए थे। वाल्मीकि कौन थे? शूद्र थे। माता सीता उनके घर रही हैं, क्षत्रिय रहा है शूद्र के घर में, और लौकुश को उन्होंने पढ़ाया है। महर्षि वाल्मीकि कहे जाते थे। वशिष्ठ जी का जितना सम्मान था, महर्षि वाल्मीकि का भी उतना ही सम्मान था। भाई साहब कहाँ है अनटचेबिलिटी, मुझे बताइए तो सही, कहाँ है रिस्ट्रिक्शन? शूद्र से आ रहे हैं, महर्षि ब्राह्मण बने बैठे हुए हैं। अव्यवहार रॉयल सेंट ऑफ चेरा डायनेस्टी, इनका पूरा परिचय मिलता है, ये भी बहुत बड़े महर्षि थे चेरा डायनेस्टी के। नंदानर नलाई पोवार करके भी नाम है, इन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है, ये भी महर्षि ऋषि के रूप में जाते हैं। ये सब हम शूद्र नाम ढूंढ करके लाए जो भारत में महर्षि का दर्जा रखते हैं, जिनकी पूजा होती है, अर्चना होती है, और लोग बाग आज भी इन्हें जीवित मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। फिर चोखा मेला, इसके बाद घासीदास, नामदेव, रविदास, ये सारे के इनका परिचय भी दिया हुआ है, इन्होंने क्या क्या किया। ये सब महर्षि हैं, ये सब महर्षि माने गए हैं। यानी कि मोबिलिटी वॉज पॉसिबल, अनटचेबिलिटी वॉज नॉट देयर। तो ये वाला जो कास्ट सिस्टम है ये किसने बनाया है? ये एक सोची समझी रणनीति लगा दी गई बीच में समाज में, जिसमें मोबिलिटी नहीं होगी। ब्राह्मण अपने पुत्र या पुत्री का विवाह देखने के लिए व्यवसाय से ब्राह्मण परिवार को ही चुन रहा है। ये व्यवस्था आज भी चलती है। मुझे आज भी याद है कि एक शादी के लिए बात परिचय आया तो तुरंत फ़ोन आया हमारे पास, भाई साहब आप कानपुर रहते हैं? हाँ रहते हैं। इस परिवार के बारे में पता लगा दिया। परिवार के बारे में पता लगाने मतलब क्या है? तुम कौन, फिर अपनी रिश्तेदारियाँ गिनाओ, कहीं फिर कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, फिर कहाँ रिश्तेदारियाँ। ऐसा तो नहीं कलश श्रीवास्तव बन गए तुम, अपने नाम क्या है तुमने कलश श्रीवास्तव लगा दिया। ये कास्ट सिस्टम ये लग गया। हम उसी परिवार में शादी करेंगे जो ब्राह्मण होगा व्यवसाय से। अब ब्राह्मण के घर ब्राह्मण पैदा होता जाएगा, आखिर में एक क्लोज हो गया। अब आप कर्मों से गुणों से ब्राह्मण नहीं होते, कितने भी अच्छे कितने भी खराब हों। अब आप बर्थ लेने के 9 महीने पहले समझ जाते हैं, आपका परिचय आ जाता है कि आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में जन्म लेना है, और आप अपनी आखिरी सांस तक अपने क्लास को बदल नहीं सकते हैं। मोहन भागवत इस व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं कि इस व्यवस्था को ब्राह्मणों ने बनाया है, बनाया सबने है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब समाज का अंग हैं। ब्राह्मण क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? मार्गदर्शक आप थे, गुरु आप थे, रास्ता आपने दिखाया, भविष्य हमारा तय करने की जिम्मेदारी आप पर थी, दोष भी आप ही पर लगेगा। मैं कतई किसी वर्ग को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, सनातन धर्म अजेय हो, हिंदू एक हो। हम जातियों के नाम पे, उपजातियों के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर, देवताओं के नाम पर, भगवानों के नाम पर बटे नहीं, क्योंकि ये जो व्यापक है, अनादि है, अनंत है, वो है सनातन धर्म। और वो कौन देता है? हिंदू। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि वर्णा सिस्टम और जाति सिस्टम के बीच में ये कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।